नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने लिखने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट, तो उसका पेपर पैटर्न देखेंगे। हिस्ट्री का पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटर्जीज आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन सी ट्रिक्स है जो आपको यूज़ करनी चाहिए ताकि आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर सके। अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और बहुत लोगों के, बहुत स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज़ दूसरे जो बाकी सब्जेक्ट है उनका एटलीस्ट आप पेपर पैटर्न और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, उसको कैसे समझ के उसकी कैसे पढ़ाई करनी है, इसके लिए आप वीडियो बनाइए। इसके लिए मैंने थोड़ा स्टडी किया पेपर पैटर्न और उसके बाद में मुझे लगा कि ठीक है, इस पर मैं अच्छे से वीडियो बना सकती हूँ और आपको उस वीडियो की हेल्प होगी, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी आगे देखते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न यहाँ पे डिस्कस किया है। क्वेश्चन पेपर मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, सिर्फ आपको कैसे करना है सॉल्व, किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स है और कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, इसके बारे में हम लोग सब डिस्कस करेंगे। देखिए, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी स्टैंडर्ड में जाओ, आप कॉलेज में जाओ कि कहाँ पे भी जाओ, पर जब भी पढ़ाई और एग्ज़ाम ये दो चीज़ें आपके माइंड में आती है तो एक बेस्ट आपको एडवाइस दूंगी, हमेशा पहले उस एग्ज़ाम का, उस चीज़ का पेपर पैटर्न देखिए और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही स्टडी कीजिए। वो सबसे बेहतरीन स्टडी होती है। आप माइंड से क्लियर होते हो कि आपको कौन सा टॉपिक करना है और जो टॉपिक डिफ़िकल्ट है उसको आप छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते, उसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो आपको आता है कि नहीं आता है, ये सभी चीज़ें आपको कैसे समझ में आती है जब आप पेपर पैटर्न देखते हो। तो आप जब भी आगे के फील्ड में जाओगे, अभी 10th तक मैं हूँ, उसके बाद में आपकी फील्ड चेंज हो जाएगी, तो आप जो भी फील्ड चूज़ करोगे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तो उस सभी के लिए मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि आप कौन से भी स्टैंडर्ड में जाओ, पर उस सब्जेक्ट का हमेशा पेपर पैटर्न और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये आप हमेशा स्टडी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है हिस्ट्री का पेपर कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है, बराबर। 40 मार्क्स का उनका बाइफर्गेशन कैसा होता है कि कितने कौन से क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स, ये अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये जो कॉलम है वो आपको दिखाई दे रहा है कि जो मार्क्स होते हैं 40 में वो कैसे बाइफर्गेट होते हैं। और आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री में जहाँ पे आपको बोला जाता है 3 में से कोई 2 कीजिए, 4 में से कोई 3 कीजिए, ऐसे जो होते हैं मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन। तो अगर ऑप्शन से पकड़ेंगे तो हमारा जो पेपर होता है वो टोटल कितने मार्क्स का हो जाता है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन के साथ अगर हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करते हैं तो वो 62 मार्क्स का एक्चुअली आपको पेपर दिया जाता है विद द ऑप्शन। पर आपको उसमें आपके मुताबिक आपको जो इजी लगते हैं, आपको जो आते हैं वही जो क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो आपको वो 40 मार्क्स तक लिखना होता है क्योंकि हमारा मेन पेपर 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता मार्क्स विद ऑप्शन और मार्क्स, इसके लिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा। सबसे पहले टिप नंबर 1, सबसे पहले टिप नंबर 1 ये है कि हमेशा लॉजिकली पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको स्कूल में, क्लासेस में ज़्यादा करके बताया नहीं जाता, पर कोई भी सब्जेक्ट और उसका पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, उसको समझते हो उस पेपर पैटर्न को। तो ये जो आज का वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे बच्चे हैं या फिर जो मतलब हाई रैंक में आते हैं उनके लिए नहीं है। तो ये जो वीडियो है जो बहुत वीक है, बहुत वीक है,
और अभी जाके उनको समझा है कि नहीं, हमारा बहुत सारा पढ़ाई तो बाकी रह गया है, बहुत प्रेशर है सभी सब्जेक्ट का, तो अब क्या करें। क्योंकि ये जो सिचुएशन है कोविड की, तो उसके वजह से बहुत घर में प्रॉब्लम चालू है, फाइनेंशियल हो या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस हो, तो उसके वजह से आपका पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप नॉर्मल सिचुएशन में कर सकते हो। तो उसके लिए ये जो वीडियो है वो सभी बच्चों के लिए है, जो एवरेज है, जो वीक है, और जो अच्छे बच्चे हैं तो वो उनका खुद का देख ही लेते, उनको थोड़ा सा टचअप करने की ज़रूरत होती है। बाकी वो बहुत होशियार होते हैं पहले से और रिस्पॉन्सिबल भी। वीक बच्चे रिस्पॉन्सिबल होते ये बात नहीं होती, पर उनको अच्छे से गाइड करने की ज़रूरत होती है। एवरेज बच्चे, ये दोनों का कंबाइन होता है, वो उनको थोड़ा एडवाइस भी देना होता है, उनको थोड़ा रिलैक्स भी छोड़ना पड़ता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये जो पेपर पैटर्न है ये सभी बच्चों के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले आप जब अभी हिस्ट्री का पढ़ाई करने बैठेंगे तो ये सोच के चलिए कि आपको कम से कम लिख के ज़्यादा मार्क्स कैसे मिलेंगे। यस, सही सुना, कम से कम लिखना। कम से कम लिखना कहाँ पे होता है? जहाँ पे मैच द कॉलम होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ट्रू एंड फॉल्स होता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ही लिख के बराबर 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं। पर आप थोड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि गिव रीज़न है, शॉर्ट नोट्स है, आंसर इन ब्रीफ है, तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे चैप्टर्स रीड करने होते हैं, उसमें से कहीं तो एक क्वेश्चन आता है, बराबर। तो वो लिखेंगे, आप याद करोगे, और वह तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं गिव रीज़न के लिए। पर अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स, पूरे किताब की जितनी भी टेक्सचुअल फिल इन द ब्लैंक्स है, वो अगर आपने अच्छे से रट्टा मार के समझ के आपने याद किया, तो देखिए ये जो आपके 3 मार्क्स है वो कहाँ पे भी नहीं जाते। मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते, गिव रीजन, शॉर्ट नोट, ब्रीफ आंसर इतना इतना मेहनत से पढ़ते कि नहीं नहीं मार्क्स नहीं जाना चाहिए, और वो क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये जो छोटे छोटे आंसर होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जाने दो मैं पूछ लूँगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पे छुपने छुपाने की कोई बात नहीं, ऐसे बातें तो आपको पता है कि हम लोग छोड़ देते हैं बच्चों के ऊपर कि नहीं मैं फ्रेंड से पूछ लूँगा, उसमें क्या करने की ज़रूरत है फिल इन द ब्लैंक्स। पर बाय चांस अगर आपके बोर्ड में स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र आए, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे, और आप में उस वो पॉसिबल नहीं है, या फिर आपके फ्रेंड ने आपको जवाब ही नहीं दिया या फिर गलत जवाब दिया, तो इतना रिस्क आप क्यों उठा रहे हो? एक वर्ड आप पूरा आंसर गिव रीज़न करने में इतना टाइम लगाते हो, बराबर, इतना याद करने की कोशिश करते हो, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो इससे अच्छा आप थोड़ा सा लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद से किया याद, तो ना आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत है, आप खुद का मार्क्स ये आपका अश्योर हो जाता है कि मैं श्योर हूँ ये 3 मार्क्स मेरे ही है। समझे? प्रैक्टिकल सोचिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि कभी भी किसी के भी ऊपर डिपेंड मत रहिए, छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो, ये एग्ज़ाम की बात है, पर एग्ज़ाम के अलावा भी आप इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर कीजिए। वो चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी कि इंडिपेंडेंट रहना एक कितनी पावरफुल चीज़ है, जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम के लिए फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड मत रखिए। देखिए आपके चैप्टर्स कितने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 चैप्टर्स होते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आप आज टाइम, मतलब कभी भी आप टाइम पास करने के लिए भी बैठोगे ना फिल इन द ब्लैंक्स लेके, तो भी होता है वो, इतना कोई नहीं। और आपको मेन मतलब ऑप्शंस आते हैं, तो हर्ज क्या है, ऑप्शंस में अगर आप करते हो तो ऑप्शन से भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा के भी आपको पता चलता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये था उसका आंसर। ठीक है ना, स्पेलिंग रट्टा मारने की ज़रूरत है ना कुछ ज़रूरत है, तो ये आपके हक के मार्क्स होते हैं, तो इनको कभी भी वेस्ट मत कीजिए। इसमें अगर आपने मिस्टेक किया और 1-2 मार्क्स भी चला गया तो हमें बहुत सारा लॉस्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपको वही बोलूँगी कि सबसे पहले आप जब पढ़ाई करने बैठोगे तो बैठिए अच्छे से, और जितने भी चैप्टर्स है उसके नीचे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसको याद कीजिए। आपका छोटा भाई है, बहन है, कोई भी है, आपका फ्रेंड है, आजू बाजू वाला नेबर है, उसको बिठाइए, टाइम पास के लिए उसको बोलिए चलो केबीसी खेलते हैं, और ऐसे करते करते ये आपका टाइम पास करते करते हो जाएगा। देखिए जो पढ़ाई है वो हंस के भी हो सकती है, टाइम पास करके भी हो सकती है,
ज़रूरत नहीं है कि सब चीज़ सीरियस वे से ही होनी चाहिए। आप जिसमें आनंद ले सकते हैं, आप जिसमें एंजॉय करके पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़िए। मेन हमें वो चीज़ मन से करनी है, ठीक है। और अभी भी देर नहीं हुई है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, तो अभी भी देर नहीं हो चुकी है, ठीक है। ये चीज़ें अभी भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में बी होता है, वो होता है आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फुल सेंटेंस। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, जो आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, वो आपको पूरा लिखना होता है। जो आंसर है उसको बॉक्स करिए या फिर अंडरलाइन कीजिए, पेन से कीजिए, पेंसिल से कीजिए, एज पर योर नीड। सेकेंड होता है, आपको यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि आपको मैच द कॉलम तो होता है, पर आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है रॉन्ग पेयर। मतलब यहाँ पे कैसे होता है, 3 पेयर बराबर दिया होता है, 3 जोड़ियाँ आपको बराबर दी होती है, एक जोड़ी आपकी गलत होती है, तो वो गलत जोड़ी आपको ए ग्रुप और बी ग्रुप ऐसे सामने आंसर में लिखना होता है। तो ये अच्छे से कीजिए। अगर ये देखिए, मैच द कॉलम के सभी चैप्टर्स के नीचे नहीं होते, 1-2 चैप्टर ऐसे ही छूट जाते हैं, तो वो आपके कम हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको वो सिर्फ रॉन्ग जोड़ी है वही ध्यान में रखनी है। आंसर तो आपको कॉपी पेस्ट करना है, क्वेश्चन पेपर में तो जोड़ी होगी, स्पेलिंग होगी, वही देख के आपको लिखना है। तो ज़्यादा का आपका कोई यहाँ पे मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं है, अगर आपको आंसर याद है। तो देखिए यहाँ पे ही 40 में से आपके 3 और 3 6 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो जाते, कंफर्म हो जाते हो आप उसके लिए, जब आप पूरे चैप्टर्स में ये फिल इन द ब्लैंक्स और आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर ये कर लेते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से बता रही हूँ क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सभी बच्चों की मेंटालिटी सेम नहीं होती। कुछ बच्चों को फटाफट से समझ में आता है, कुछ बच्चों को थोड़ा आराम से समझ में आता है, तो प्लीज़ मैनेज। नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नया क्वेश्चन नंबर हर समय, हर मतलब ये चीज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्कूल में बताई जाएगी बाद में। नया क्वेश्चन पेपर नए पेज पे ही आना चाहिए। अगर आपकी जगह भी बचती है तो वो जगह छोड़िए, क्योंकि ऑलरेडी आपने पेपर आंसर शीट के पैसे भरे हैं, आपने बोर्ड को फीस दी है आंसर शीट के लिए। तो नया क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा नए पेज पे ही होता है, वो ध्यान में रखिए। क्योंकि जब भी आंसर चेक करने वाला आंसर चेक करता है तो उसको इन डिटेल वहाँ पे सब लिखना होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के इस बच्चे को कितने मार्क्स मिले। तो इसके लिए हमेशा नए क्वेश्चन नंबर पे ही, नए पेज पे ही नया क्वेश्चन नंबर चालू करने का, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए होता है, क्या होता है, एक तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं, जिसको हम लोग आकृति पूर्ण करा बोलते हैं ना, जैसे कि मराठी में होता है, हिस्ट्री में हिंदी में होता है आकृति पूर्ण करा, वैसे ही ये चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे इसको इंग्लिश में। तो कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं, वो आपको फिल करना होता है, या फिर चार्ट डायग्राम देंगे, या फिर टेबल टाइप, या फिर टाइम लाइन, ये कोई भी टाइप का आपको एक आकृति आएगा, बॉक्स 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 बॉक्स, और वो आपको बनाना होता है एज इट इज़, ठीक है। अगर आपको ऐसा वाला कुछ दिया तो आपको एज इट इज़ आपके आंसर शीट में बनाना होता है। 2 चीज़ें दी जाएंगी आपको क्वेश्चंस, और एक चीज़ नहीं दी जाएगी, वो आपको करना होगा। और आपकी हिस्ट्री के हर चैप्टर के नीचे कोई ना कोई तो आकृति बंद होता ही है, मतलब कॉन्सेप्ट मैप होता है, तो उसको याद कीजिए। देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, अगर आपने सब कुछ याद किया तो यहाँ पे ये जो 4 मार्क्स है वो आपके कभी भी नहीं जाएंगे। मतलब ऊपर हमने कहा कि यहाँ इसका कैलकुलेशन किया था 6 मार्क्स कन्फर्म थे, और ये 6 में अगर आपको ये 4 आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 40 में से 10 मार्क तो आपके बिल्कुल ही सिक्योर हो जाएंगे। सोचिए, मतलब 10 मार्क्स हमने ऐसे ही किया, ये छोटी छोटी चीज़ें लिख के। फिल इन द ब्लैंक्स तो सेम टू सेम वहाँ पे ऑप्शन में देख के किया, आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर भी वहाँ पे आंसर था, वही सेम लिखा, और ये आपको याद करना होगा। तो ये याद कीजिए, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, आपको आंसर तो लंबा याद नहीं करना है, एक एक वर्ड याद करना है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनी 2 हो, मतलब 3 दिया जाएगा, मतलब उसके हिसाब से तो 6 मार्क्स के लिए, पर आपको क्या करना है, कोई 2 ही करना है। और कभी कभी मतलब ये देखिए, ये चीज़ बहुत बच्चे होते हैं, उनको आदत होती है वो ऑप्शंस वाला भी सॉल्व कर लेते हैं एज अ सेफ्टी, कि ठीक है मेरा एक गलत हुआ तो एक मुझे संभाल लेगा। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती हूँ कि वो चीज़ अच्छी है, आज आप सेफ्टी के लिए करते हो, अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, टाइम, टाइम इज़ मनी, बराबर। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो आपको पता नहीं चलता आपका कब टाइम ख़त्म हो जाता है।
इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि ऑप्शन वाला आप कब सॉल्व कीजिए, कि जब आपका पूरा पेपर आपके हिसाब से आप सेटिस्फाइड हो, पूरा पेपर लिख के कंप्लीट, ठीक है, तभी जाके आप वहाँ पे जगह छोड़िए, चाहिए तो जगह छोड़िए और बाद में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप ही सोचिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ये और बाद में आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर छूट गया, तो हमारा बहुत सारा लॉस है। और इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन का हमें मार्क्स तो मिलने से रहा, क्योंकि मार्क्स तो आपको 4 ही मिलने वाले, उधर 6 मिलेंगे क्या? वो बोलेगा पेपर चेक करने वाला कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है, इस बच्चे ने ये 3 लिखा है, पॉलिटिकल साइंस छूट गया तो क्या हुआ, मैं इसको 6 मार्क्स देता हूँ। ऐसा करेगा क्या? वो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ये बात ध्यान में रखिए कि आपको अगर एक्स्ट्रा सॉल्व करना है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। आप एज अ सेफ्टी प्लान बी आप अप्लाई करते हो वहाँ पे, तो ठीक है, अच्छी बात है, पर पहले नहीं। जब तक आपका पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होता तब तक नहीं, क्योंकि क्या होता है, पहले पहले आप एक्स्ट्रा सॉल्व करते हो, फिर आपका हाथ का भी प्रॉब्लम हो जाता है, आपको पेन चालू होता है, बराबर, हाथ दुखने लगता है, फिर बड़े क्वेश्चन रह जाते हैं और हमारा वो लॉस है। एक्स्ट्रा कब करने का? जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तब। आपके चालू टाइम में एक्स्ट्रा कभी भी मत कीजिए, क्योंकि आगे वाले मतलब जो क्वेश्चन बाकी है वो रह जाएंगे, ठीक है। और टाइम को हमेशा देखिए, टाइम के हिसाब से आप जब भी अभी प्रैक्टिस करोगे पेपर सॉल्विंग का, टाइम को देख के पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी। और ये जो चीज़ें हैं ना, क्वेश्चन नंबर वो बराबर से डालने का। सपोज अगर किसी बच्चे ने पूरा आंसर लिखा और क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया, वो गलती से बाय मिस्टेकली, तो भी पेपर चेकर उसको 0 मार्क्स ही देता है। वहाँ पे कोई दया, निष्ठा, ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि गलती आपकी होती है। यू आर सो रिस्पॉन्सिबल। अभी आप 10th में हो, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। 9th नहीं है कि चलो ठीक है बच्चा भूल गया होगा, ऐसा नहीं होगा 10th में। तो मेक श्योर कि आप आपका क्वेश्चन नंबर, उसका जो सब क्वेश्चन नंबर होता है, ए बी, उसमें भी अगर रोमन है नंबर वो, तो इन डिटेल आपको क्वेश्चन नंबर्स देखने हैं। अगर आपने सपोज क्वेश्चन नंबर 2 लिखा और ए नहीं लिखा तो भी आपको मार्क्स नहीं देगा सामने वाला, ठीक है। सो ये बहुत ही चीज़ है, वो ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 2B में आपको शॉर्ट नोट आएगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको जितने भी चैप्टर्स है उसके जितने भी शॉर्ट्स नोट्स है वो उनको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको 3 में से कोई तो 2 को लिखना होगा, और तब जाके आपको ये सिर्फ 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ऊपर देखिए, ऊपर तो आपको एक एक वर्ड्स ही लिखना है, कोई एक वर्ड लिखना है और वो मैप कंप्लीट करना है, तो आपको 4 मार्क मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी मेहनत करोगे, कितने सारे शॉर्ट नोट पढ़ोगे, तब जाके 4 मार्क। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा वही बोलती हूँ कि ईजी पढ़ के अगर आपको कंप्लीट मार्क्स मिल रहे हैं तो ईजी वो ज़रूर पढ़िए। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनका स्ट्रैटेजी ये होता है कि पहले मैं टफ टफ सब बड़े क्वेश्चन कर लूँ, फिर छोटे कर लूँगा, पर ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आप अच्छे से सोचिए कि आपको इजी में अगर ज़्यादा मार्क्स, कंफर्म मार्क्स मिलते हैं, तो गो विद द इजी फर्स्ट। बाद में आप, अगर आपके पास बहुत काम है तो आप पहले कौन सा काम करोगे जो फटाफट होता है, जो इजी है, आप उसको सॉर्ट आउट कर लो, फिर आराम से जो कठिन काम है उसको ध्यान से कर सकते हो। पर पहले ही कठिन काम करने बैठोगे तो क्या होता है, टेंशन आ जाता है, अरे बाप रे ये याद नहीं आ रहा है, मुझे लाइन स्टार्टिंग ही याद नहीं आ रही है। ऐसे सब बच्चों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं वो पढ़ते नहीं है, पर वो नर्वस हो जाते हैं बड़े क्वेश्चन देख के, फिर उनको स्टार्टिंग याद नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ जो इजी इजी है वो पहले, सबसे पहले क्लियर करने का, ठीक है, बाद में नर्वस हो जाइए। ओके। सो ये शॉर्ट नोट है, अगर आपको आता है तो उसी टाइम लिख लीजिए, अगर नहीं आता है तो उसके लिए आप अंदाजे से पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। और आप क्या करोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 ये आएगा। यहाँ पे भी गिव रीज़न है। आप जितने भी चैप्टर्स में, मतलब जितने हिस्ट्री के चैप्टर्स है उतने सब गिव रीज़न करोगे, तो उसमें से कोई भी आपको 4 आने वाले हैं, तो उसमें से कोई भी आपको 2 लिखने, ये भी 4 मार्क के लिए है। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4,
और मतलब शॉर्ट नोट के 4 और गिव रीज़न के 4, ऐसे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे जब आप इतने सारे शॉर्ट नोट्स, इतने सारे गिव रीज़न करोगे। पर यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन हुआ था, ये जो मैंने आपको दिखाया था कि फिल इन द ब्लैंक्स, रॉन्ग पेयर और ये चार्ट डायग्राम, तो यहाँ पे हमें इजीली 10 मार्क्स मिले। ये कितना इजी है देखिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन करना ही नहीं है, याद करना है, पर छोटा सब लिखने के बाद आपको करना है, ठीक है। क्योंकि बड़े लिखते लिखते ऐसा नहीं कि पेपर छूटना नहीं चाहिए, मेरा मेन मोटो वो है कि बच्चों का पेपर छूटना नहीं चाहिए, एटलीस्ट उनका जो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो फटाफट से कवर हो जाने चाहिए, ऐसे मैं बोल रही हूँ। सो गिव रीज़न के लिए आपको मैंने बता दिया जितने की चैप्टर्स के नीचे गिव रीज़न है, और उनको याद कीजिए। उनमें से कोई भी जो अच्छे दो आते हैं ना, आपको उनको ही लिखने का। जब भी आपको ऑप्शन दिखेगा तो ध्यान से सोचने का, मुझे कौन सा आंसर सबसे अच्छा बढ़िया लिखने को आता है। आपको ज़रा भी महसूस हो कि नहीं ये तो मुझे आधा ही आधा आ रहा है, तो मैं लिखूँ क्या, नहीं ऐसा मत कीजिए। पूरा सोचिए कि नहीं इन 4 में से 2 कौन से जो मुझे अच्छे से ही आते हैं, उनको ही लिखिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिखना है बड़े क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट है, हमें उतना टाइम नहीं है। बाद में फिर से मेरा अच्छा और इजी वाला फेवरेट क्वेश्चन आता है, वो है एक्सट्रैक्ट वाला। आपको आपके ही टेक्स्ट बुक का कोई तो एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको रीड करना होता है। उसी में 2 आंसर तो पहले इजी वाले होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1, 2 और 3। तो ये जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, वो आपको पैसेज से ही मिल जाते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, वो थोड़ा आपको सोच के लिखना होता है। तो जब भी आप इसका पढ़ाई करोगे ना, तो जितने भी चैप्टर के नीचे आपको जो एक्सट्रैक्ट दिए है टेक्सचुअल, तो उसका ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये 2 तो आपको ऊपर वाले जो है वो उस पैसेज में से ही मिल जाने वाले हैं। तो ये भी हमारा बहुत ही लकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमारे ये 4 मार्क सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जो कि सबसे लंबा क्वेश्चन होता है, आंसर इन डिटेल। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से 2 जो आपको बढ़िया आते हैं, एकदम बढ़िया मक्खन के जैसे जो आते हैं, वही आपको लिखने हैं। एक्स्ट्रा बिल्कुल लिखना नहीं है ये, ठीक है। कितना भी अच्छा लगे एक्स्ट्रा आता है मत लिखो, पॉलिटिकल साइंस बाकी है अभी, ध्यान में रखिए ये चीज़, ठीक है। तो ये आपको 3-3 मार्क के लिए आता है। और ये यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि शॉर्ट नोट्स में कितने पॉइंट्स होने चाहिए। कुछ बच्चे पॉइंट्स में लिखते हैं, तो एक ना रेशो ध्यान में रखिए, कभी भी 4 मार्क का अगर क्वेश्चन है, हाँ मतलब 4 मार्क 2 के लिए ना, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क है, 2 मार्क्स है। तो 2 का हमेशा जो भी ये नंबर होता है उसका डबल करने का, 2 क्या डबल क्या होता है, 4। मतलब आपके पॉइंट्स कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स होने चाहिए। सपोज अगर आपका ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क के लिए, जैसे कि यहाँ पे देखा ना आपने डिटेल, आंसर इन डिटेल, ये आपको 2 लिखना है, पर कितने, 6, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क के लिए है, तो 3 का डबल नंबर क्या होता है, 6। तो आपके कम से कम 6 पॉइंट्स होने ही चाहिए, ठीक है। यही रेशो होता है, चेक करने वाला यही देखता है। पर ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि नहीं ठीक है 6 ही करना है ना, तो मैं एक सेंटेंस को 2 में डिवाइड करके पॉइंट्स बना लेता हूँ। चेकर बहुत स्मार्ट होते हैं, आप कुछ भी लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये लैंग्वेज नहीं है, ये आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको लॉजिकली बोलना पड़ता है, आपका खुद का आंसर आप यहाँ पे नहीं बना सकते। जैसे कि आप मराठी, हिंदी, संस्कृत में भी नहीं बना सकते, मराठी हिंदी में आप बना सकते हो, ठीक है। सो ध्यान में रखिए, यहाँ पे आप क्या करोगे, जिनका सब पढ़ाई हो चुका है, पूरा पढ़ाई हो चुका है उनका, वही ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने पहले से पढ़ना चालू किया है, आंसर याद करना चालू किया है, उनका ही ये जो लॉन्ग आंसर है वो याद होगा। और कुछ बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं या फिर जो वीक बच्चे हैं, उनको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ ठीक है नॉर्मल नॉर्मल मार्क्स आएंगे तो चलेगा। तो इन बच्चों का यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि अगर उन्होंने सपोज कोई ब्रीफ क्वेश्चन किया ही नहीं, तो उनके जो 40 मार्क का पेपर है उसमें से उनके सिर्फ 6 मार्क्स चले जाएंगे डायरेक्टली। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 चले गए तो चले गए, इतना कौन पढ़ेगा लंबा क्वेश्चन, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती, वो आपका स्ट्रेटजी कि आपको मार्क्स कितने कमाने हैं और कितने नहीं कमाने हैं। मैं सभी बच्चों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो मैं
अच्छा से अच्छा ही आपको एडवाइस दूंगी कि कोशिश कीजिए, सभी कीजिए। अभी नेक्स्ट होता है, यहाँ तक हमारा क्या होता है, हिस्ट्री हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6 से पॉलिटिकल साइंस। ओके, पॉलिटिकल साइंस में सब पॉलिटिक्स के बारे में होता है। यहाँ पे भी मैं वही टिप दूंगी आपको कि आपको सभी फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, उसके चैप्टर्स बहुत कम होते हैं और 2 मार्क्स आपके यहाँ पे श्योर हो जाते हैं, क्योंकि आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन तो दिया होता है, तो उसी को चूज़ करके आपको लिखना है और आंसर आपको पूरे सेंटेंस में लिखना होता है। फुल सेंटेंस लिख के आपको आंसर अंडरलाइन करना होता है। तो यहाँ पे वो 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। सभी चैप्टर्स के नीचे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो कीजिए। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि होता है ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे भी आपके ये हक के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना होता है 2। ठीक है, मतलब आपको कोई भी 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 2 लिखना होता है। एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स होता है, 2 मार्क्स 2 मार्क्स। अभी ये 2 मार्क्स का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया होता है, तो आप जो ट्रू लिखते हो या जो फॉल्स लिखते हो, इसके लिए आपका 1 मार्क होता है और उसका रीज़न जो लिखते हो उसके लिए आपका 1 मार्क होता है। ऐसे 2 मार्क का ये बाइफर्गेशन होता है। तो कभी भी देखिए, आपको रीज़न पता हो रीज़न नहीं पता हो तो भी आपको उस दोनों क्वेश्चन का ट्रू या फॉल्स एटलीस्ट इतना तो लिख के आना ही है। बाय लक मतलब अगर आपका नसीब अच्छा है, आपका सपोज लक अच्छा है उस दिन, तो आपने जो तुक्का भी मारा होगा ना, वो भी आपका बराबर आ सकता है। तो आपको 1 मार्क और 1 मार्क ऐसे 2 मार्क तो मिल जाएंगे। ठीक है, 2 मार्क चले गए क्योंकि आपको रीज़न नहीं आ रहा था, नहीं लिखा, पर ये 2 मार्क तो आपने सिक्योर कर लिए। कुछ बच्चे क्या करते, अरे नहीं मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे करते। ऐसा मत कीजिए, 1 मार्क्स हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी आता होगा ना, तो भी आपको वो स्टेटमेंट लिखना है, उसके नीचे एरो करना है। एक तो ट्रू है तो ट्रू लिखिए, आपको अगर फॉल्स लगता है तो फॉल्स लिखिए, दोनों नहीं लिखना है एक साथ। ठीक है, और रीज़न मत लिखिए, उसके बाद में हम लोग रीज़न लिखते तो वो मत लिखिए, नहीं आ रहा है आपको तो छोड़ दीजिए। पर आप अगर एटलीस्ट ट्रू या फिर फॉल्स भी लिख के आओगे ना, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं। समझ में आया आपको? ओके, तो ये हो चुका। बाद में आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, आता है आपका कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। कॉन्सेप्ट यानी कि क्या, शॉर्ट नोट। तो यहाँ पे भी जितने भी चैप्टर्स है आपके पॉलिटिकल साइंस के, उतने आप शॉर्ट नोट्स करोगे, तब जाके कोई आपको 2 शॉर्ट नोट्स आएगी, उसमें से आपको 1 लिखना होगा, तो उसको आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट्स कितने लिखोगे, 4 पॉइंट्स लिखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे ही देखिए ना, आप इतनी सारी शॉर्ट नोट्स करोगे तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स भी लिखोगे तो भी आपके 2 मार्क्स श्योर हो जाएंगे ना। ऐसे ऐसे हमेशा सोचने का कि आपका फ़ायदा कहाँ पे, कितना लिख के आपको कितना मार्क श्योर हो जाता है। और उसके बाद में आपका एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 का ही भी आता है कि आपको फिर से एक डायग्राम आएगा, टाइमलाइन आएगा, वॉट एवर कॉन्सेप्ट मैप आएगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके चैप्टर्स कम है, उसके नीचे क्या एक एक टी डायग्राम ऐसे कुछ होता है, तो वो याद कीजिए अच्छे से रट्टा मार के, और उसके 2 मार्क यहाँ पे आपके श्योर हो जाते हैं। बाद में आपका आता है आंसर इन ब्रीफ। बहुत लंबा, जो लंबा चौड़ा आंसर आता है वो लास्ट में आता है, वो 2 होंगे, उसमें से 1 लिखना है। मार्क्स है 2, यानी कि आपके 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, अभी सोचिए यहाँ पे जो ब्रीफ था, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे हिस्ट्री का जो सबसे लंबा वाला आंसर था, सबसे लॉन्ग आंसर, बच्चे जिससे बहुत डरते हैं, तो हिस्ट्री में वो 6 मार्क्स के लिए आता है, और पॉलिटिकल साइंस में वो आता है 2 मार्क्स के लिए, यानी कि 6 + 2, यानी कि आपके पूरे 40 मार्क के पेपर में ये 8 मार्क्स जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का होता है। यानी कि 40 में से अगर आप ये 8 निकाल दो, हाँ ये नहीं किए, सपोज आपने लंबे आंसर किए ही नहीं, तो फिर कितने हो जाएंगे आपको आराम से, मतलब से गिव रीजन शॉर्ट नोट, हाँ यही आपके लिए बड़े, और बाकी सब ये जो छोटे छोटे मार्क्स होते वो भी आप करोगे तो आपके 32 मार्क्स श्योर हो जाते हैं। चलो 2 मार्क्स मैं ऐसे ही बोल देती हूँ कि हाँ वहाँ थोड़े मिस्टेक हुआ, चले गए, तो भी आप आराम के साथ कम पढ़ाई करके 40 आउट ऑफ 30 ला ही सकते हो। कितना ईजी है ये, ठीक है, बहुत इजी है।
तो अगर आप लॉन्ग आंसर, अगर आपको ये लगता है कि नहीं अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं लॉन्ग आंसर कर लूँ, तो लॉन्ग आंसर छोड़ भी दोगे अपना हिस्ट्री और सिविक्स का, तो भी आपके 32 तो श्योर है। उसमें से भी आपने 2 कट किया तो आपके 30 तो श्योर ही श्योर है। ठीक है, सो ऐसे पढ़ा कीजिए तो आपको टाइम समझेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा कि देखिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कवर कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो श्योरिटी का मार्क्स होता है वो पहले ही आप निपट लेते हो, और उसके बाद आप बैठ के, और उसके बाद अगर टाइम रहा ना तो आप ये भी आंसर ना कुछ थोड़ा सोच सोच कर लिख सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल पढ़िए मत, एटलीस्ट ना लॉन्ग आंसर पढ़ के जाइए, थोड़ा सा तो याद कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ कैसे होता है जो आप शॉर्ट नोट और गिव रीजन करते हो ना, उसी का मोस्ट ऑफ आंसर रिपीट होता है बड़े क्वेश्चन में, और अगर आपके पास बड़े क्वेश्चन में वैसा ही क्वेश्चन आ गया तो आपकी तो लॉटरी लग गई। तो आप थोड़ा बहुत याद याद करके उसको थोड़ा मिला जुला के लिख सकते हो। तो ना तो आपको मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि ऐसे आंसर लिखोगे तो पूरा 2 मार्क्स मिलेगा, पर एटलीस्ट 1 मार्क्स मिलेगा। और ठीक है ना, 1 तो 1 मिला तो सही। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि आपको मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आपने यहाँ वहाँ से कुछ थोड़ा सा मैनेज करके लिखा तो पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। पर ठीक है, आपको 2 मार्क्स मिले तो भी हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, एक एक मार्क भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, समझे। तो आई होप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये आपको समझ में आया होगा। तो टोटल ऑप्शन के साथ हमारा पेपर 62 मार्क्स का होता है, पर हमें सिर्फ 40 मार्क का पेपर सॉल्व करना होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा कि आपको कैसे हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना है, कैसे स्ट्रैटजीज यूज़ करनी है, और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मैंने आपको दिए हैं ताकि आप समझे कि उसको कैसे अप्लाई करना है। और वैसे अप्लाई करके आप घर पे थोड़ा एक पेपर सॉल्व कीजिए जब आपका पूरा पढ़ाई हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि हिस्ट्री का पेपर आप सॉल्व कर सके घर में बैठ के। ठीक है, और ऐसे ही मैं ज्योग्राफी का भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन कनेक्टेड होते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का भी पेपर बनाऊंगी। साइंस और मैथ्स में नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली वो मेरे सब्जेक्ट ही नहीं है, और बहुत पहले मैं उनको पढ़ाती थी और उसमें बहुत सारे अभी चेंजेस आ गए, तो मैं उतना श्योरिटी के साथ आपको वो नहीं बता सकती जितना मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्योंकि थियोरी लैंग्वेज ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर साइंस में थोड़ा सा प्रैक्टिकलनेस, मैथ्स में प्रैक्टिकलनेस ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इतना नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं वो नहीं बना सकती। पर जितना मुझसे होता है 10th के लिए आपका टेंशन कम करने के लिए, आई विल ट्राई दैट। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। इसका पीडीएफ, ये जो पीपीटी है उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी ताकि वो आपके पास भी रह सके। और आपका क्या सजेशन है ये वीडियो देख के, तो प्लीज़ सब थोड़ा टाइम निकाल के कमेंट कीजिए कि आपको और उसमें क्या डाउट्स है, ताकि मैं अगले ज्योग्राफी के वीडियो में उसको क्लियर कर सकूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलने के लिए, और शेयर कीजिए प्लीज़। डोंट बी सेल्फिश कि नहीं मुझे पता चला मैं क्यों बताऊं ये सब टेक्निक, डोंट डू दैट, क्योंकि हमने क्या सीखा है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। वेरी गुड। सो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको भी थोड़ा सा स्पेशल समझे, आपको नोटिफिकेशन आए। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जो कि ज्योग्राफी है। थैंक यू सो मच।